बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इम्यूनिटी चैप्टर में प्रीवियस क्लास तक हमने फर्स्ट लाइन और फिर सेकंड लाइन और लास्ट टॉपिक उसमें जो हमने किया था वो था अबाउट फायरेक्सिया एंड फायरोजीन। इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि इम्यून सिस्टम का या बॉडी इम्यूनिटी का आखिरी बैरियर है, आखिरी लाइन है। अगर इस लाइन को भी माइक्रोब्स, टॉक्सिन्स या जर्म्स इसको क्रॉस करते हैं, फिर उनके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वो बॉडी के ऊपर पड़ेंगे और सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर हो जाएंगे। एक माइक्रोब ने अगर फर्स्ट लाइन को क्रॉस किया है, अब उसने सेकंड लाइन को भी क्रॉस किया है, तो अभी तक इट डजंट मीन दैट कि हमारी बॉडी जो है इसने शिकस्त तस्लीम की। बॉडी अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है, आखिरी जो लाइन है, आखिरी जो बैरियर है, अब वो एक्टिवेट होके माइक्रोब के साथ उसका फाइट होगा, उसका कंपटीशन होगा। बेटा ये याद रखिए कि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये स्पेसिफिक डिफेंस है। मीन दैट कि स्पेसिफिक चीज़ों के खिलाफ स्पेसिफिक सेल्स, स्पेसिफिक टिश्यू काम करेंगे। अगर दो लाइंस जो हमने पहले पढ़े हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हमने ये वजाहत की थी कि वो लाइंस नॉन स्पेसिफिक थे। मीन दैट के एज अ होल वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के खिलाफ, उसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है। बट ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हैं उसमें काफ़ी स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। देखिए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जिस तरह हमने उन दो लाइंस के कंपोनेंट डिस्कस किए थे, उसी तरीके से ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो हैं इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं और वो दो कंपोनेंट दो तरीकों पर अपना रिस्पॉन्स शो करता है। देखिए इसमें जो पहला डिफेंस है, जो पहला मैकेनिज्म है वो है सेल मीडिएटेड मैकेनिज्म या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। और जो दूसरा मैकेनिज्म ये प्रोवाइड करता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, वो हम कहलाते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड मैकेनिज्म और ह्यूमोरल मैकेनिज्म। दो तरीकों या दो मैकेनिज्म अपना के ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये फाइट करता है एंटीजेंस के साथ। अब बुनियादी फर्क सेल मीडिएटेड में और एंटीबॉडी मीडिएटेड में क्या है? सबसे पहले आप देखिए ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है या ये जो सेल मीडिएटेड मैकेनिज्म है, इसमें बुनियादी तौर पर टी सेल्स इन्वॉल्व हैं। दूसरा फर्क यह है कि सेल मीडिएटेड मैकेनिज्म में बुनियादी तौर पर सेल्स एक्शन शो करते हैं खुद, बट इसके बरक्स अगर हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात करें तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जो बेसिक कंपोनेंट है वो बी सेल्स हैं, वो टी सेल्स नहीं हैं। और दूसरा फर्क इसमें यह है कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी में या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स में या एंटीबॉडी इम्यूनिटी या इसका जो मैकेनिज्म है उसमें सेल्स खुद एक्शन नहीं करते। मोस्टली सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और वो एंटीबॉडी जाके
फिर एंटीजन के साथ उसका इंटरेक्शन होगा। दोनों में बुनियादी फ़र्क ये हैं। देखिए जो टी सेल्स हैं सेल मीडिएटेड की तरफ आते हैं। टी सेल्स ये बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं, मैच्योर फॉर्म में, इमैच्योर फॉर्म में। टी सेल्स बोन मैरो से इमैच्योर फॉर्म में रिलीज होके आते हैं थाइमस में। थाइमस हमारे पास एक ग्लैंड है। फिर ग्लैंड थाइमस में इसकी मैच्योरेशन होती है, फिर उस मैच्योरेशन के बाद ये रिलीज हो जाते हैं। इसका काम क्या है? These cells can attack बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, इसके अलावा प्रोटोजोन्स, और इसके अलावा कैंसरस सेल्स के साथ भी ये इंटरेक्शन कर सकते हैं। प्लस दूसरा पॉइंट, जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स आर्गन ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन में भी इसका एक बड़ा रोल है। तो दो बेसिक फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। फिर हमारे पास टी सेल्स के 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप टी सेल्स का है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वो टी सेल्स हैं जो बाहर से जितने हमलावर चीज़ें आते हैं, यानी कि जितने एंटीजन, माइक्रोब्स, जर्म्स, टॉक्सिन्स वगैरह आते हैं, उनको ख़त्म करना साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम है। और इसको जनरली हम मेंशन करते हैं टीसी सेल्स पर, कैपिटल टी और स्मॉल सी लिख के इसको हम मेंशन करते हैं। दूसरा इसमें है हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स का काम है बी सेल्स के साथ हेल्प करना। ये पॉइंट नोट कर ले, हेल्पर टी सेल्स कैन हेल्प विद बी सेल्स, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी का हिस्सा है। तो हेल्पर टी सेल्स बी सेल के साथ भी हेल्प करते हैं, प्लस टी सेल्स के साथ भी हेल्प करते हैं, जो अदर टी सेल्स हैं। तीसरा हमारे पास है सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स का एक बुनियादी मकसद है, जब एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो कभी कभार हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और इसके अलावा जो बी सेल्स हैं ये ओवर रिएक्ट करते हैं, यानी कि अब उनकी एक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये फिर भी अपना एक्शन शो कर रहे हैं। बी सेल्स फिर भी एंटीबॉडी रिलीज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब इनका रोकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह ये कंटिन्यू रहा तो एंटीजन के साथ जो हमारी बॉडी के सिमिलर सेल्स होते हैं मोस्टली ये उनके ऊपर अटैक करते हैं और ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर काज करते हैं। इसी वजह से इनका रोकना जो है अब ज़रूरी है, इनका सप्रेस करना अब ज़रूरी है। तो सप्रेशन के लिए कुदरत ने स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स दिए हैं, वो हम कहलाते हैं सप्रेसर टी सेल्स। तो इस स्लाइड के ऊपर हमने बात की टी सेल्स के बारे में। अगर पेजेस को हम देख ले, पेजेस ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी, ये जो पहला इम्यूनिटी हमने डिस्कस किया सेल मीडिएटेड वाला, 2 पेजेस में ये काम करता है। पहला पेज हम कहलाते हैं एक्टिवेशन पेज, दूसरा हम कहलाते हैं इफेक्टर पेज। देखिए एक्टिवेशन पेज में ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स रिसेप्टर एक्टिवेटेड, कोई एंटीजन आता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के तहत, इसके रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। देखिए जब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये बात नोट कर ले कि बिफोर दे आर गोइंग टू अटैक द इन्वेडर, फर्स्ट दे गेट डिवाइड एंड रीडिवाइड मीन दैट दे इंक्रीज इन नंबर। तो जब इनके रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं ये डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं रिपीटेडली। तो जब ये नंबर में ज़्यादा हो जाते हैं दूसरा पेज फिर स्टार्ट हो जाता है इफेक्टर पेज। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो जाके अपने टारगेट को किल कर देते हैं। बट ये बात नोट कर ले कि टारगेट को किल करने के दौरान मोस्टली जो WBCs होते हैं वो खुद भी इंजर्ड हो जाते हैं, उनका खुद भी वहाँ पर डेथ होता है। तो इसीलिए ताकि उनका जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि उनका नस्ल जो है वो बच जाए फिर फर्दर एक्शंस के लिए, फ्यूचर के लिए, इसलिए उन्होंने एक्टिवेशन पेज में डिवीजन किया।
यहाँ तक हमने एक्सप्लेनेशन की सेल मीडिएटेड की। अब एंटीबॉडी मीडिएटेड की तरफ आते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो मोस्टली इसमें बी सेल्स इन्वॉल्व है, जो ऑलरेडी हमने बात की है। इसका प्रोडक्शन भी बोन मैरो में होता है, यहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट और मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होता है। These cells produce antibody when exposed या in case exposure to foreign antigen। ये बी सेल्स जब फॉरेन एंटीजन को एक्सपोज हो जाते हैं, इनकी एक्सपोजर होती है, तो ये क्या कर देते हैं, ये खुद अटैक नहीं करते, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके क्या करते हैं, उनके थ्रू अटैक करते हैं। एंटीजन क्या चीज़ हैं, ये ओलिगोसिकेराइड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, विच सेल्स यूज इज आईडी टेक। जो ये ओलिगोसिकेराइड प्लस प्रोटीन है जो एक सेल के ऊपर एक आईडी आइडेंटिफिकेशन टेक के थ्रू काम करता है। यानी कि हर एक बाहर से आए हुए जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर एंटीजन होते हैं। एंटीजन्स आर ओलिगोसिकेराइड एंड प्रोटीन इन नेचर, और ये इनकी पहचान के लिए काफ़ी होते हैं। तो उससे हमारी बॉडी के सेल्स उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या चीज़ है, इसका ख़त्म करना ज़रूरी है या नहीं है। अब ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, एंटीबॉडी तो केमिकली पहले हमने बात की थी कि ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक सेल्स है, बट बुनियादी तौर पर जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया के साथ भी फाइट कर सकते हैं, वायरसेस के साथ भी फाइट कर सकते हैं, जो बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है, एंड सो ऑन। देखिए प्रोसेस उसी तरीके का है पेजेस वाला, बट उससे पहले अगर आप ये बात नोट कर ले तो बेहतर होगा कि जितने बी सेल्स हैं, बी सेल्स के भी फिर मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो अगर एक बी सेल्स हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी ए के नाम से, लेट सपोज उसका नाम हमने ए रखा, तो ये बी ए सेल सिर्फ बी ए सेल प्रोड्यूस करेंगे। अगर एक सेल है वो बी सेल्स हैं और इसको हम मेंशन करते हैं, उसको नाम देते हैं बी अल्फा, तो बी अल्फा जो सेल्स है वो सिर्फ बी अल्फा सेल प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि एक बी सेल अपने आप की तरह एक अदर सेल्स प्रोड्यूस करता है सेम। देखिए इसमें अगर हम पेजेस की बात करें तो ये बिल्कुल उसी तरह इनके पेजेस हैं जो पहले हमने बात की, पर यहाँ पर एक फ़र्क इसमें ये है कि एक्टिवेशन पेज के बाद इफेक्टर पेज में बी सेल्स जॉइंड बाय मैक्रोपेगस, यहाँ पर मैक्रोपेगस भी इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर सिर्फ वो टी सेल्स इन्वॉल्व थे। मैक्रोपेगस का यहाँ पर क्या काम है, मैक्रोपेगस आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। मैक्रोपेगस का काम है एंटीजन को प्रेजेंट करना। फिर इसके बाद जब मैक्रोपेगस एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, मतलब उनको ऑब्जर्व करके या उनको सेंस करके उनको प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन से हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होंगे, वो हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होंगे जिनका रिसेप्टर मैचिंग करता है उन एंटीजन के साथ। फिर उसके बाद ये हेल्पर टी सेल्स क्या करेगा, ये बैटल ज्वाइन करेगा बी सेल्स के, क्योंकि हमने बात की थी कि हेल्पर टी सेल्स वो सेल्स हैं जो हेल्प करेगा बी सेल्स के साथ, जो हेल्प करेगा टी सेल्स के साथ। तो मैकेनिज्म ये है कि मैक्रोपेगस ने एंटीजन को प्रेजेंट किया, उस प्रेजेंटेशन की वजह से हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हुए। अब ये हेल्पर टी सेल्स जिनके रिसेप्टर मैच होते थे एंटीजन से, और जो बी सेल्स हैं जो एंटीबॉडी अब प्रोड्यूस करेंगे, ये कंबाइनली बैटल में दाखिल हो जाते हैं। प्लस एक और बात भी है कि हेल्पर टी सेल्स की वजह से स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिलीज हो जाते हैं। आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स दे रिलीज स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल यस, और उस केमिकल्स की वजह से क्या होगा, उस केमिकल की वजह से बी सेल्स कंटिन्यूसली या रैपिडली डिवाइड होते हैं। तो एक इससे प्लाज्मा सेल बन जाते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं। अब
और एक इससे मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, जो फिर अगर ये एंटीजन दोबारा कभी लाइफ में आता है बॉडी में तो वो फ़ौरन क्विक रिस्पांस देगा उसके खिलाफ। ये तो हमने मैकेनिज्म की बात की, दो की। अगर हम टाइप्स की बात करें कि तो बेसिक टाइप्स जो हैं इम्यूनिटी के वो दो हैं, इन्नेट या नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट हैं, ये क्लियर कर ले। इन्नेट या नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती हैं जो पैदाइश के दौरान एक बच्चे में मौजूद होती हैं और उसके साथ वो पैदा हो जाती है। मीन दैट के न्यू बॉर्न बेबी हैं, उसके बॉडी में जो इम्यूनिटी अब मौजूद है जो पेरेंट से आई है, पेरेंट से जो इनहेरिटेड इम्यूनिटी है, जो पेरेंट से उन्होंने इम्यूनिटी हासिल की है, ये इम्यूनिटी कहलाता है इन्नेट इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी। बट दूसरा एक्वायर्ड या एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या है? वो इम्यूनिटी जो पैदाइश के बाद एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में खुद डेवलप करता है, ये इम्यूनिटी क्या होगा? ये एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी होगा। अब देखिए तीन तरीके हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए या एडॉप्टिव इम्यूनिटी की प्रोडक्शन के लिए। इनकी पैदा होने के लिए तीन तरीके हैं, तीन प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस तो ये है कि अगर बॉडी में कोई वैक्सीन्स आता है या बॉडी में कोई माइक्रोब्स आते हैं तो उसके खिलाफ आपकी बॉडी खुद अपनी इम्यूनिटी तैयार करती है या तैयार करने की कोशिश करती हैं। एक तो इसी तरीके से बॉडी में एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती है। देखिए जब बॉडी में वैक्सीन्स आते हैं, हम वैक्सीन्स इंजेक्ट करते हैं या माइक्रोब्स बॉडी में आते हैं, इसकी वजह से एक तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फिर हमने रिसेंटली बात की कि मेमोरी सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं। मेमोरी सेल का बेसिक काम है फ्यूचर में प्रोटेक्शन करना। बट आप ये बात नोट कर ले कि कुछ मेमोरी सेल्स टेम्पररी होते हैं जो जल्द ख़त्म हो जाते हैं। तो जिस चीज़ की वजह से बीमारी कास हुई थी, अब वो चीज़ दोबारा अगर अटैक करेगा तो दोबारा बीमारी कास होगा। और कुछ मेमोरी सेल्स जो है वो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, बी सेल्स, वो परमानेंट होते हैं बॉडी में, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। मिसाल के तौर पर पोलियो के ख़िलाफ़ अगर हम एक मरतबा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं फिर वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो जल्द ख़त्म नहीं हो जाती। इस तरह मम्प्स हैं, एक बीमारी है, स्मॉल पॉक्स हैं, मीज़ल्स हैं, चिकन पॉक्स हैं। इस तरह मुख्तलिफ वायरल डिजीज़ हैं जिसके खिलाफ हम परमानेंट एडॉप्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर हम टेम्पररी की बात करें, इन्फ्लुएंज़ा है, तो इन्फ्लुएंज़ा हमारे पास एक वायरल इन्फेक्शन है। बट इन्फ्लुएंज़ा अगर आप बात को ऑब्जर्व कर ले तो इन्फ्लुएंज़ा जो है वो बार बार जो है वो अटैक करता है। अगर इसके ख़िलाफ़ हम परमानेंट बॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो फिर ज़िंदगी में सिर्फ एक बार इन्फ्लुएंज़ा जो है वो अटैक करेगा। बट इसके जो मेमोरी सेल्स हैं वो टेम्पररी होते हैं, तो वो जल्द ख़त्म हो जाते हैं। अब ये बात नोट कर ले कि एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फिर दो टाइप्स हैं। एक टाइप इसका है एक्टिव या नेचुरल इम्यूनिटी, और दूसरा टाइप एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में है पेशियो या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। देखिए एक्टिव या नेचुरल इम्यूनिटी का क्या मतलब है? ये दो टाइप्स हैं एडॉप्टिव या एक्वायर्ड के। तो एक्टिव या नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी है जो एंटीबॉडी की वजह से डेवलप हो जाती है एक बॉडी में। बट ये बात नोट कर ले, नेचुरल या एक्टिव, एक्वायर्ड या एडॉप्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो आपकी बॉडी के सेल्स खुद प्रोड्यूस करती हैं। बॉडी के सेल्स क्या अगर खुद इसको प्रोड्यूस करती हैं, ये इम्यूनिटी क्या है? ये नेचुरल या एक्टिव इम्यूनिटी है। तीन तरीके हैं। अगर इंसान के ऊपर एक वायरल इन्फेक्शन आता है, एक वायरल डिजीज़ आता है, यानी कि स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स हैं, मीज़ल्स हैं या अदर वायरल इन्फेक्शन है,
तो अगर बॉडी स्ट्रॉन्ग है, वायरस बॉडी के ऊपर अटैक करती हैं, इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। एक तो ये बीमारी ठीक हो जाती है, फिर इसके खिलाफ मेमोरी सेल्स जो है वो लॉन्ग लास्टिंग एंटीबॉडी रखते हैं। तो ज़िंदगी में अगर ये वायरस दोबारा बॉडी में आता है तो वो बीमारी काज नहीं कर सकता। एक तो इसके इसके प्रोडक्शन या इसके प्रोड्यूस होने के लिए पहला रीज़न जो है वो ये बीमारियां हैं। दूसरा, अगर हम लिव से बिन वैक्सीन्स लेते हैं, यानी कि वो वैक्सीन एक डिटेल टॉपिक है, यहाँ पर अब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट वैक्सीन्स अगर लिव हैं, मतलब कि जो माइक्रोब हैं जिससे हमने वैक्सीन बनाया है वो एक एक्टिव लिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है, बट हमने इसको सिर्फ मॉडिफाई किया है लैब में। यानी कि पोलियो के खिलाफ जो वैक्सीन हम इस्तेमाल करते हैं ये लिव से बिन वैक्सीन है। तो अगर हम बॉडी में इस तरह के वैक्सीन्स इंजेक्ट करते हैं, इसकी वजह से भी नेचुरल या एक्टिव एडाप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। तीसरा, अगर हम किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टॉक्साइड यानी कि किल्ड शॉट वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं पोलियो, टेटेनस वगैरह के खिलाफ, इसकी वजह से भी ये इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। एक टॉक्सिन है, एक टॉक्साइड है, दोनों में फ़र्क नोट कर ले। टॉक्सिन वो मुअज़्ज़िर चीज़ें हैं जो बॉडी में नुकसान काज कर सकते हैं और बॉडी इसके खिलाफ स्टिमुलेट हो जाती हैं। टॉक्साइड वो चीज़ें हैं जो नुकसान तो काज नहीं कर सकते बट बॉडी उसके खिलाफ स्टिमुलेट हो सकती है, इम्यून सिस्टम। दोनों में ये फ़र्क है। फिर दूसरा टाइप है एक्टिव में एडाप्टिव में पैसिव या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। द टेकिंग ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी और द टेकिंग ऑफ रेडीमेड इम्यूनिटी फ्रॉम एनी अदर एक्सटर्नल सोर्स। कोई बैरूनी सोर्स से रेडीमेड एंटीबॉडी लेना या कोई रेडीमेड इम्यूनिटी लेना जो है ये क्या है, ये पैसिव या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। फॉर एग्जांपल, जब बेबी बर्थ हो जाता है तो ब्रेस्ट से जो पहले फ्लूइड्स आते हैं पैदाइश के बाद, उसमें ज़्यादातर एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अब अगर बच्चा जो है वो ये फ्लूइड लेता है तो उनके बॉडी में मदर बॉडी से तैयार एंटीबॉडीज अब आ गए हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ नोन एज पैसिव और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। बच्चे की बॉडी में तो एंटीबॉडीज़ आए बट उसके सेल्स ने तो खुद जनरेट नहीं की हैं, उसकी जनरेशन तो मदर बॉडी में हुई थी, अब इसने तैयार ली हैं, इसीलिए ये हम कहलाते हैं पैसिव और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक जो है इस क्लास का वो कमिंग क्लास में फिर एक्सप्लेन करेंगे।